हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। विश्व भूगोल में भूमिगत जल से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शुरू करते हैं। भूमिगत जल के कार्य। देखिए, किसी भी गतिविधियों में जल के दो कार्य होते हैं। या तो मिट्टी का अपर्दन करेगा, मतलब ले जाएगा, मिट्टी ले जाएगा, और या तो निक्षेपण करेगा, यानी कि मिट्टी कहीं छोड़ेगा। मतलब अपर्दन में उसको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, ले जाएगा, और निक्षेपण में उसे कहीं पे निक्षेपित करेगा, छोड़ देगा। सारी गतिविधियों में यही दो कार्य होते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले क्लास में नदी के अपर्दन और निक्षेपण की बात कही थी। आज भूमिगत जल के अंतर्गत उससे संबंधित गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। ये भूमि है। अब अगर बारिश होता है, ऊपर बारिश होने के बाद में यहाँ पे मुलायम चट्टानें भी हैं और कठोर चट्टानें भी हैं। मुलायम चट्टानें हैं, कठोर चट्टानें हैं। लेकिन जब बारिश होता है तब पानी या तो ज़मीन में जाता है रिसते हुए, धीरे धीरे ज़मीन में सोख लेता है। और यदि अगर कहीं पे बारिश हुआ और वहाँ कंकड़ पत्थर है, तो जो ढाल होता है, ढाल के माध्यम से एक गड्ढे में पानी एकत्रित होता रहता है और उस पानी को फिर ज़मीन में नीचे स्तर में वो सोखता रहता है। यानी भूमिगत जल में बारिश का पानी या अन्य किसी भी प्रकार का जो बारिश होता पानी होता है, वो ज़मीन के अंदर रिसता रहता है। और साथ ही साथ में पृथ्वी पर 71.2% पानी है, 28.8% भूमि है। यानी कि मोटा मोटी 71-29 का अनुपात होता है। 71 जल और ये भूमि। तो जल जब इतना मात्रा में है तो हर प्रकार से ऊपर के बारिश से भी नीचे पानी रिस करके जाता है। भूमिगत जल में भी काफ़ी पानी पाया जाता है। और कई बार ऐसी प्लेटें होती हैं कि ज़मीन के अंतर्गत प्लेटें हैं और उसमें थोड़ी मिट्टी है, बीच में एक नदी की भांति बहती रहती है। जब भूमिगत जल अपना कार्य करता है तो कई बार भूमिगत जल के अंतर्गत नदियां देखने को मिलती हैं। कई बार उसके अंतर्गत छोटे छोटे बड़े बड़े पदार्थ, यानी एक ऐसे आकार लिए हुए होते हैं जिसमें डाइक, दीवार, गुंबद, ये सारी गतिविधियां जो है अंदर ही अंदर चलती रहती हैं। मान लीजिए एक पृथ्वी है। पृथ्वी का एक पार्ट है, एक द्वीप है, मिट्टी है, प्लेट है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक कुआं है, गर्त, ऊपर मिट्टी है नहीं पता, लेकिन यहाँ कुआं है और यहाँ पे पानी बह रहा है अंदर ही अंदर। पर यहाँ पे कुआं खोदा गया है और यहाँ पे सब लोग पानी भरते हैं, यहाँ है। और जल स्तर इतना है, मिट्टी के नीचे ज़मीन के अंदर जल स्तर इतना है और ये पानी भरा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे इसी में एक नदी की भांति, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि बारिश चलते चलते एक नदी की तरह हो जाता है, फिर यहाँ विलीन हो जाता है और फिर धीरे धीरे यहाँ निकल जाता है, ऊपर बहने लगता है।
तो आंतरिक गतिविधियों में जब ये गतिविधियां होती हैं तो यहाँ पे अगर ये मुलायम पत्थर है या मुलायम है, ठोस चट्टानें नहीं है, मुलायम चट्टान है, तो ये पानी इधर खोलते 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 एक अलग प्रकार की आकृति बना लेता है। यानी जो गतिविधियां जमीन के ऊपर दिखती हैं, नदी के अपरदन से वही गतिविधि दिखती है भूमिगत नदियों में, बशर्ते कि जो क्षिप्रका, जलप्रपात, ये सारी गतिविधियां जमीन के ऊपर होती हैं, ऐसी गतिविधियां जमीन के अंदर तो नहीं होती हैं, लेकिन कई प्रकार के स्थितियां, घाटी, प्रवाह, लैपेज, घोल रंध्र, ये सारी व्यवस्थाएं जो है जमीन के अंदर भी बनती हैं। तो अपरदन के रूप में और निक्षेपण के रूप में दोनों प्रकार की गतिविधियां जो है भूमिगत के अंतर्गत भी होती हैं। जैसे भूमिगत जल में अपरदन के माध्यम से लैपिज का निर्माण होता है, घोल रंध्र का निर्माण होता है, डोलाइन का निर्माण होता है, युवाला का निर्माण होता है, काष्ठ खिड़की का निर्माण होता है, पोलजे का निर्माण होता है, अंधघाटी का निर्माण होता है, कंदरा का निर्माण होता है और प्राकृतिक पुल का निर्माण होता है। यानी अपरदन के माध्यम से ये जो 9 गतिविधियां हैं, ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। वही निक्षेपण में स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और कंदरा स्तंभ बनता है। तो इनमें सब में हम धीरे धीरे एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। लैपिज, अपरदन के द्वारा जो आकृतियां बनती हैं उनमें लैपिज सबसे प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि शुरुआती दौर में किसी भी आकृति का जो रूप होता है वो एकाएक नहीं बन जाता है। एक ऊबड़ खाबड़ ऐसे एक ऐसी आकृति बनती है जब ये भूमि है, एक भूमिगत आकृतियों में इस तरह की एक आकृति बन जाती है ऊबड़ खाबड़, यानी कि पानी में जैसे जैसे कटाव होता रहेगा वैसे वैसे आकृतियां बनती चली जाएंगी। उतार चढ़ाव, क्षैतिज अपरदन, लंबवत अपरदन, यानी कि लैपिज के अंतर्गत क्षैतिज अपरदन और लंबवत अपरदन दोनों देखने को मिलता है। जब क्षैतिज अपरदन होगा तब ये आकार बढ़ते चले जाएंगे और लंबवत अपरदन होगा तो गहराई बढ़ती चली जाएगी। यानी कि क्षैतिज अपरदन, लंबवत अपरदन का ही परिणाम आगे होता है कि वो कई प्रकार की आकृतियां बनती चली जाएंगी। घोल रंध्र, विलय रंध्र, डोलाइन, पोलजय, ये जितने भी प्रकार की आपको आकृति देखने को मिलेगी उसकी जो शुरुआत होती है वो लैपिज से हो जाती है। तो इसे आप ऐसे बना लीजिए, ये लैपिज इसी तरह का होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है। घोल रंध्र में जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, यह एक ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है जो चट्टानों में जोड़ और दरार के सहारे अपरदन अधिक तीव्र गति से होता है, जिसके फलस्वरूप
लैपिज का निर्माण होता है। यानी कि जो दरार होता है, अगर दरार बनता जाएगा तो उसका अपर्दन होता चला जाएगा। मिट्टी अगर कहीं पे गाँव में आज भी देखने को मिल जाता है कि आप नाली बनाइए, कच्ची नाली होनी चाहिए, लेकिन नाली आप 6 इंच का बना दीजिए और आप देखेंगे कि आने वाले 2 से 3 माह में एक जो पतली सी नाली आपने बनाया था सुंदर सा, वही 3-4 माह में वो नाली यहाँ से पानी बहेगा, यहाँ से बहेगा, और ये जो 6 इंच का बनाए थे ये 18 इंच का हो जाएगा। क्योंकि अपर्दन, मिट्टी गलती जाएगी और मिट्टी इसके साथ बहती जाएगी और ये चौड़ा होता चला जाएगा और अंत में बहुत बड़ा आकार ले करके वहाँ पे गंदगी फैलाने लगेगा। इसी तरह का भूमिगत में भी होता है। घोल रंध्र और विलय रंध्र, ये कीपाकार है, इसे बोलते हैं कीपाकार। विलय रंध्र भूमिगत जल के अपर्दन के कारण निर्मित कीपाकार एवं बेलनाकार गर्त को घोलरत्न और विलयरत्न कहते हैं। जो एक कीपाकार दिख रहा है, बी आकार की दिख रही है, ये भूमिगत जल, इसे समझ लीजिए कि ये भूमिगत के अंतर्गत है। ये जो आपको दिख रहा है, ये आकृतियाँ जमीन के अंदर, ये जमीन है, लेकिन ये ज़मीन के अंदर ऊपर फसल वसल लग रहा होगा, कहीं घर बना है, मकान बना है, लेकिन ज़मीन के अंतर्गत ऐसी आकृतियाँ बनी होती हैं। तो ये आकृति जो कीपाकार बना हुआ है इसे घोलरंध्र कहते हैं, और जो विलय रंध्र है ये बेलनाकार बना हुआ है। जब इस तरह का कटाव होता है, कटाव होते हुए भाई मिट्टी, चट्टानें, प्लेटें जितना बाहर दिख रही हैं, ज़मीन के अंदर भी कई प्रकार के हलचल होते हैं, द्रव्य पदार्थ में होते हैं, ठोस पदार्थ में होते हैं, लेकिन ये क्रियाएं भूमिगत के अंतर्गत भी होती रहती हैं। तो जल जो है ज़मीन को जब बी आकार की घाटी में बनाता है अंदर ज़मीन के, देखिए एक बाहर जो बी आकार की घाटी नदी बनाता है, नदी के अपर्दन से, तो उसे कहा जाता है बी आकार की घाटी। लेकिन जब यही इस तरह के आकृति ज़मीन के अंदर बनता है तब उसको बोला जाता है घोलरत्न। घोलरंध्र जो है कीपाकार, कीपा जिसे इसे कीपाकार की है। ऐसे पहले कीपा होता था, जब तेल वोल डाला जाता था, जो है केरोसिन वोसिन, तो ऐसे कीप लगा करके ऊपर से तेल डाला जाता था, तो इसीलिए इसको कीपाकार बोला जाता है। और यही आकृति जब फैलने लगती है और बड़ा होते होते ये आकार बेलनाकार कर ले लेता है, बेलन के आकार का गोल हल्का सा हो जाता है, तब उसे विलय रत्न बोला जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि नदी के बाहरी अपर्दन को बी आकार की घाटी कहते हैं, और यही आकृति जब ये सामान्य नदी की बात हुई, लेकिन जब हिमानी होगा, हिमानी नदी में इस तरह का होगा, तो वो होगा यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी ये बर्फ जो होता है, बर्फ वहाँ पे, तो ये दोनों सतह के ज़मीन के ऊपर बनते हैं। ज़मीन के ऊपर जब बनेंगे तो इनको कहा जाएगा बी आकार की घाटी,
और जब हिमानी या बर्फ में बनेगा तो उसे कहा जाएगा यू आकार की घाटी। और ये दोनों गतिविधियाँ जब ज़मीन के अंदर बनेंगी तब इन्हें कहा जाएगा घोल रत्न, इन्हें कहा जाएगा विलय रत्न। यानी कि जब ज़मीन के अंदर बेलनाकार प्रवृत्ति का कोई आकृति बनता है तो उसे विलय रत्न कहा जाता है, और जब कीपाकार आकृति बनता है तो घोल रत्न। लेकिन जब दोनों की कंपैरिजन किया जाएगा बी आकार की घाटी और घोल रत्न में क्या अंतर है, तो बी आकार की घाटी ज़मीन के ऊपर सतह के ऊपर बनता है और घोल रत्न की बी आकार की घाटी ज़मीन के नीचे बनता है। और यही आकृति जब यू आकार की घाटी और विलय रत्न में समानता या असमानता पूछा जाएगा तो विलय रत्न की और यू आकार की घाटी की समानता ये है कि दोनों का आकार बेलनाकार और यू आकार में होता है, लेकिन अंतर ये है कि जहाँ की यू आकार की घाटी हिमानीकृत निर्मित से होता है, ये सतह पे होता है, और जो विलय रत्न है वो ज़मीन के अंदर होता है। अब यहाँ पे आता है डोलाइन। डोलाइन की स्थिति ये है कि जो बी आकार की यानी कि जो घोल रत्न है और विलय रत्न है, अब ये जो घोल रत्न है और विलय रत्न है ये और चौड़ा हो जाएगा, ये और चौड़ा हो गया। भूमिगत जल में ये और चौड़ा हो गया। जब चौड़ा हो गया या और बड़ा हो गया तो इसको बोला गया डोलाइन। इनकी परिभाषा देख लेते हैं। घोल रंध्र का धीरे धीरे विस्तार होता है और जब इसका व्यास 10 मीटर से लेकर के 125 मीटर हो जाता है तब इसे डोलाइन कहा जाता है। और डोलाइन में ही अस्थायी झील का निर्माण होता है। अब देखिए, जो घोल रत्न है एक ऐसा आकार है, पूरा लैंड बना हुआ है और इसमें जो घोल रत्न है इनका आकार काफ़ी बढ़ गया। पहले छोटा सा था तो इसे घोल रत्न कहा गया। अब इसने अपने कटाव के माध्यम से, अपने अपर्दन के माध्यम से भूमिगत जल ने अपर्दन के माध्यम से जब इसका आकार बढ़ा दिया तो इसे कहा गया डोलाइन। और कई बार इसमें जल भर जाता है। जब ये यहाँ पे कठोर पत्थर पड़ जाते हैं, मतलब कठोर चट्टान पड़ जाता है, तो कटान बंद हो जाता है या कटान कम हो जाता है, कह सकते हो, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन इसमें पानी भर जाता है तो इसे कहा जाता है डोलाइन झील। अच्छा, डोलाइन झील ये अस्थायी होता है। क्यों क्यों अस्थायी होता है? क्योंकि धीरे धीरे यदि फिर इसका कटाव बढ़ने लगता है तब ये पानी खत्म हो जाता है। इस पानी के फोर्स से बढ़ करके इसका आकार और बढ़ने लगेगा, पानी समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि डोलाइन के अंतर्गत अस्थायी झील का निर्माण होता रहता है। इवाला, देखिए, एक इवाला ऐसी आकृति है जब कई ऐसे घोल रत्न मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये, चलिए ये भूमि का पार्ट है, एक इवाला, ये घोल रंध्र ये हुआ, एक ये हुआ। अब ये क्या हुआ कि दोनों मिल गए,
या ये भी मिल गए और एक ऐसे आकृति बन गया। यानी कि अब डोलाइन और घोलरंध्र या कोई भी कई ऐसे आकृतियां आपस में जुड़ गई। तो अब ये निर्माण किसका हुआ? ये पूरा सब हट गया और एक ऐसा स्थान जहाँ के सारे डोलाइन या घोलरंध्र मिल करके आकृति का निर्माण किए। तो ये हो गया आपका ज्वाला। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जल भर जाएगा। अब यहाँ पे अपर्दन के लिए कोई आधार नहीं बचा। अब अपर्दन किस चीज़ का होगा? अब अपर्दन होगा सीधाई का। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक स्थायी झील का निर्माण बना। यानी इसे इवाला झील या स्थायी झील की संज्ञा दी जाती है। यानी कि भूमिगत तल के अंतर्गत जो आकृति इवाला कहला रही है, इवाला, घोलरंध्र, डोलाइन, ये सभी के सभी एक ही आकृति के विस्तृत रूप हैं। सभी। अच्छा, जब तक इसका एक और देख लीजिए। एक स्थायी झील का निर्माण हुआ। अब इसी में अनेक घोलरंध्र और डोलाइन के आपस में मिलने से एक ऐसी आकृति का निर्माण बनता है जिसे इवाला कहते हैं और इसमें एक स्थायी झील का निर्माण होता है। लेकिन पोल्जे जो है, अब यहाँ पे इवाला आपने देखा, ये जो इवाला है इसमें एक स्थायी झील है। अब यहाँ पे अपर्दन के जो चांस हैं वो क्या बनेंगे? वो इस तरह का। ये जो पार्ट है, ये पार्ट, अब यही पार्ट इतना अपर्दन का बचा हुआ है। तो अगली जो आकृति बनेगी वो इस तरह की बनेगी। ठीक। और इसमें पानी भर जाएगा। इसको बोलते हैं पोल्जे। इसको बोलते हैं पोल्जे। पोल्जे यह इवाला से भी अधिक विस्तृत गर्त होता है जिसकी तली सपाट होती है। ये तली जो है सपाट होती है और जो दोनों किनारे हैं ये ढाल की तरह होते हैं। ये जो किनारा है ये ढाल है, ये भी किनारा ढाल है, ये भी किनारा ढाल है। यानी कि अभी तक आपने देखा घोलरत्न, विलय रत्न, लैपिज, शुरुआत में लैपिज, उसके बाद में इवाला, उसके बाद में डोलाइन, फिर इवाला, पोल्जे।
ये जो आकृतियां हैं, ये आकृतियां एक ही स्ट्रक्चर का विस्तृत रूप हैं। जैसे मैंने पहला स्ट्रक्चर बनाया था लेपिज का, तो लेपिज ऊबड़ खाबड़ इस तरह की आकृति था, ये लैंड था और ये कटाव था, तो ऊबड़ खाबड़ संरचना थी। और इसमें भी आपको हर जगह लगभग कहीं ना कहीं बी आकार की घाटी देखने को मिलेगा। वही नंबर 2 पे घोल रत्न कीपाकार की आकृति, जो ये आकृति बना था घोल रत्न का बना था, और जो यू आकार की बना था ये बना था विलय रत्न। तीसरा था डोलाइन। तो डोलाइन में कई घोल रत्न आपस में मिल करके बड़े आकार में जो बने थे वो कहलाए डोलाइन। अब कई डोलाइन और घोल रत्न आपस में मिल करके एक बड़े आकार में उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया युवाला। अब डोलाइन के अंतर्गत अस्थायी झील का निर्माण हुआ, लेकिन युवाला के अंतर्गत स्थायी झील का निर्माण हुआ। उसके बाद में बना पोलजे। तो पोलजे ये यहाँ पे झील का निर्माण हुआ, ये बना पोलजे। यानी कि जो भूमिगत जल के अंतर्गत आकृतियों का अपर्दन के माध्यम से, याद रहे अपर्दन के माध्यम से जो आकृति बना, लेपिज, घोल रत्न, विलय रत्न, डोलाइन, इवाला, पोलजे, वो एक ही आकार के विस्तृत रूप हैं। इसको आप समझिएगा। अब हम आते हैं निक्षेपण पे। तो ये आकृतियाँ आप लोग बना लीजिएगा समझने के लिए, एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होता है। ऐसी आकृति बना के दे दी जाएगी, पहचानने को कहा जाएगा। याद रहे, आप घोल रत्न, डोलाइन और इवाला में पहचानने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन अगर स्टेटमेंट में स्थायी झील के निर्माण के साथ भूमिगत जल में कीपाकार आकृति को क्या कहते हैं, तो अस्थायी झील के साथ कीपाकार आकृति को भूमिगत जल में डोलाइन कहा जाता है। झील ना हो, कीपाकार आकृति हो तो घोल रत्न। स्थायी झील के साथ कीपाकार आकृति वाला कहलाता है। स्थल सपाट हो, खड़ी ढाल हो तो उसे पोलजे कहते हैं, और टूटी फूटी कटी फटी आकृति हो तो लेपिज कहा जाता है। स्थायी, अब निक्षेपण के आकार में क्या होगा, निक्षेपण के आकार में कंदरा बनता है, स्टेलेग्माइट बनता है, स्टेलेक्टाइट बनता है। अपर्दन में कंदरा भी बनता है। कंदराओं का आकार स्तंभ के रूप में कई जगह होता है। तो कंदरा में किस तरह होगा, भूमिगत जल के अपर्दन क्रिया के द्वारा धरातल के नीचे रिक्त स्थान या खोखली स्थलाकृति को निर्माण होता है, जिसे कंदरा कहते हैं। देखिए ये भूमि है, ऊपर आराम से रोड बना हुआ है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी दौड़ रही है, बढ़िया से जा रही है, आदमी बैठा हुआ है, एक ऊंट जा रहा है, आदमी चल रहे हैं। लेकिन अंदर की आकृति में क्या हुआ कि इतना खोखला हो गया, पानी की वजह से इतना खोखला हो गया, और ये बढ़िया आकृति बन गया। इधर ऐसे आकृति बना हुआ है पूरा, और क्या हुआ कि यहाँ पे इतना खोखला हो गया है, ऐसे यहाँ पे भी हो गया है, ऐसे है, ऐसे खोखला बन गया है। ये जो खोखलापन है, खोखला बन जा रहा है बीच बीच में पानी की वजह से, अपर्दन हो जाता है। ये जो बीच में जगह बनते हैं इसे कहा जाता है कंदरा।
अभी मैं जब निक्षेपण में स्टैलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट और भूस्थल के अंतर्गत यानी भूमिगत जल के अंतर्गत स्तंभ के बारे में बताऊंगा, तब उसमें आपको कंदरा साफ साफ नजर आएगा। तो अब हम निक्षेपित स्थलाकृतियों में, भूमिगत जल के स्थलाकृतियों में चर्चा कर लेते हैं। निक्षेपित भूमिगत स्थलाकृति। अब देखिए, अपर्दन के रूप में आपने देखा कि कैसे ज्वाला बनता है, कैसे पोल्ज बनता है, किस तरह से डोलाइन बनता है, लेकिन निक्षेपण के आधार पे किस तरह से बनता है, तो ये एक भूमिगत स्थल है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जल, बारिश हो रहा है, बारिश हुआ, सतह के ऊपर बारिश हुआ और पानी रिसरिस के नीचे आ रहा है, रिसरिस के आ रहा है और यहाँ पे मिल गया चूना। चूना मिश्रित जल जो है अब वो नीचे आने लगा। अब नीचे आया तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे स्थलाकृतियाँ लटकने लगती हैं। पहले परिभाषा देख लीजिए। स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट ये स्थलाकृतियाँ गुफा के अंदर पाई जाती हैं। गुफा की छत से चूना मिश्रित जल की बूंदें टपकती रहती हैं तथा कुछ जल की बूंदें गुफा की छत से लटकती रहती हैं। ध्यान रहे, कुछ टपकती रहती हैं, कुछ लटकती रहती हैं। और चूना मिश्रित जल की बूंदों से जल के वाष्पीकरण के पश्चात चूना का निक्षेप हो जाता है और फलस्वरूप गुफा के निर्माण होता है, जिसे हम स्तंभ नुमा आकृति के रूप में जानते हैं। अब देखिए क्या है। अब यहाँ पे चूना निर्माण, ये गुफा है एक, उसी के अंदर एक हमें गुफा मिल गया। बाकी इस लैंड है भूमि के अंतर्गत। अब हुआ ये कि एक तो चूना मिश्रित कुछ पानी नीचे गिरा तो ऐसे आकृति बन गया, यहाँ से लटका ये आकृति बन गया, फिर यहाँ से और यहाँ से बना, इसमें चिपक गया और एक ऐसे बन गया। मान लो दोनों में बराबर हो गया। अब चूना मिश्रित जल जब टपकना शुरू हुआ तो अब मान लीजिए ये ऐसे है, ये गुफा का था। अब टपका तो पानी यहाँ गिरा, जब यहाँ गिरा तो ऐसे 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 और लटकते हुए ऐसे ऐसे आया। अब जब इस तरह की आकृति बनता, पहले से बन रहा है, ऐसे आ रहा है, पानी टपक रहा है, कहीं कहीं पे ऐसे टपका, यहाँ पे ऐसे जुड़ गया, कहीं पे सीधे आ गया, ऐसे मिल गया। अब ये जो आकृति बना इस तरह का, और इसका जो पानी था ये पानी वाष्पीकृत हो गया, चला गया। अब चूना पत्थर का, चूने का और बर्फ के आकार का ये बन गया। तो ये जो बना ऊपर का आकृति, इसे कहा गया स्टेलेक्टाइट। ये जो ऊपर वाला है इसे कहा गया स्टेलेक्टाइट, और ये जो नीचे वाली आकृति है इसे कहा गया स्टेलेग्माइट। लेकिन स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट इतना बढ़ गया कि ये जुड़ गया आपस में और एक स्तंभ नुमा आकृति बन गया। तो इसे कहा जाता है भूमिगत स्तंभ। अब भूमिगत स्तंभ ये बन गया, ये भी भूमिगत स्तंभ के रूप में आएगा और ये भी। अब इसके बीच में ये स्थान खाली पड़ा है क्योंकि इधर इधर अपर्दन हो गया, खिंच गया, तो इसे कहा जाता है कंदरा। अब ध्यान रहे, कंदरा की आकृति बनती है अपर्दन के द्वारा। कंदरा की आकृति बनती है
अपर्दन के द्वारा। लेकिन स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, भूमिगत स्तंभ ये बनते हैं, ये निक्षेपण जो चूना निर्मित जल आया उसके निक्षेपण से बनते हैं। और इसी में जब अपर्दन का, जैसा कि मैंने पहले बताया था अभी, पोल्जे या ये सब बनता है, तो अपर्दन की अंतिम अवस्था होती है काष्ठ मैदान बन जाता है। यानी भूमिगत के अंतर्गत एक गुफा के माध्यम से एक ऐसे मैदान का आधार तैयार हो जाता है, उसे काष्ठ मैदान के रूप में जाना जाता है। तो आपने भूमिगत जल के अपर्दन और निक्षेपण दोनों आकृतियों को देखा। अपर्दन के अंतर्गत आपने लैपिज, घोलरंध्र, विलयरंध्र, डोलाइन, युवाला, पोल्जे, इन आकृतियों को देखा। और निक्षेपण में आपने देखा स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और स्तंभ। और उसके बाद अपर्दन के अंतिम अवस्था काष्ठ मैदान का होता है। तो मैदान में ध्यान रहे, आकृति नहीं बनता है, मैदान केवल मैदान होता है। तो दोस्तों, आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।